नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी और होली के बाद से एक बार फिर से आप जुड़ जाएंगे अपनी कक्षाओं में, है ना। और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जो है बच्चे उसको लेकर के चलेंगे। तो प्यारे बच्चे कैसे हैं आप? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। सभी को शुभ संध्या, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। और आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने उत्कर्ष परिवार के इस ऑनलाइन मंच पर, है ना। तो हंसते मुस्कुराते चेहरे एक बार जल्दी से जुड़ जाएं सभी क्लासेस में। और आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। एक प्यारे से क्लास को, एक ज़बरदस्त क्लास को, एक शानदार कंटेंट वाली क्लास को, जिसमें कि आपको मज़ा आएगा इस क्लास को पढ़ करके, है ना। और एकदम बढ़िया लल्लन टाप कंटेंट के साथ में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चे, यहाँ पर हम देखते हैं, चूँकि होली स्पेशल ही क्लासेस चल रही हैं और यूपी स्पेशल की बहुत गाली क्लासेज आजकल चल रही हैं। तो आइए यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर बिना देर किए हुए पहला प्रश्न कि किस वर्ष में लखनऊ है उत्तर प्रदेश की पूर्णतः राजधानी बनाई गई। क्या लखनऊ उत्तर प्रदेश की जो पूर्णतः राजधानी थी वो कौन से वर्ष में बनाई गई थी, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चे देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान दें, अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानियों को देखें तो उत्तर प्रदेश के नाम के साथ साथ ना राजधानियों में भी परिवर्तन होता रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश की जो राजधानियां हैं, इस पर जब हम चर्चा करेंगे कि भाई उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी रही, कब रही, क्या रही, तो देखो उत्तर प्रदेश की जब राजधानी हम देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे यूपी की राजधानियों में पहला सबसे पहले आगरा रही थी। अब आगरा कब से कब तक रही थी? तो आगरा जो राजधानी रही थी 1836 से लेकर के 1857 तक उत्तर प्रदेश की पहली राजधानी के रूप में आपको आगरा दिखती है। फिर आप देखोगे तो यहाँ पर आगरा के बाद प्रयागराज, और प्रयागराज जो राजधानी थी ये आपको 1858 से दिखाई देगी और 1920 तक दिखाई देगी। 1920 से 1935 लखनऊ आंशिक रूप से राजधानी रहती है। लखनऊ आंशिक रूप से राजधानी रहती है कब से कब तक? तो 1920 से लेकर के 1935 तक जो लखनऊ है आंशिक रूप से राजधानी रहती है। और इसके बाद आप देखेंगे तो 1935 से लेकर के और अब तक 35 से अब तक ये जो पूर्णतः राजधानी है ये क्या है? तो लखनऊ, है ना। तो 1935 से अब तक लखनऊ आपको पूर्णतः राजधानी दिखाई देगी। तो ये बच्चे आप बता सकते हो उत्तर प्रदेश की जो राजधानियां हैं इसके बारे में कि भाई पूर्णतः राजधानी के रूप में कब दिखाई देगी? तो यह दिखाई देगी 1935 से अब तक। और अगर बात करें तो 1920 से लेकर के और 1935 तक अगर देखा जाए तो आपको लखनऊ यहाँ पर क्या दिखाई देगी? तो आंशिक रूप से राजधानी दिखाई देगी। यहाँ पर चूंकि पूर्णतः पूछ रहा है तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन संख्या बी, है ना। तो उत्तर प्रदेश की राजधानियाँ 3 आपको दिखाई देंगी, आगरा, प्रयागराज और लखनऊ, है ना बच्चे। कौन कौन सी? आगरा, प्रयागराज और लखनऊ। अब देखो नाम भी इसका परिवर्तित रहा है। जैसे वैदिक काल में आप देखोगे तो अपने उत्तर प्रदेश को वैदिक काल में हम क्या कहते थे? तो वैदिक काल में हम इसको मध्य देश कहते थे। क्या कहते थे? वैदिक काल में मध्य देश कहते थे। इसी तरीके से अगर बात करें वैदिक काल में हम मध्य देश कह रहे थे तो यहाँ पर आप देखोगे वैदिक काल में हम इसको मध्य देश कह रहे थे, जबकि अगर देखा जाए तो वैदिक काल में ये जो मध्य देश है ना प्यारे, इसको अगर देखोगे तो ये 1937 में इसका नाम चेंज होकर के संयुक्त प्रांत पड़ा। संयुक्त प्रांत पड़ा और फिर 24 जनवरी 1950 को आप देखेंगे तो इसका नाम जो है वो संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश पड़ा। तो संयुक्त प्रांत से यूपी जो पड़ा था ये नाम का पड़ा था 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत था और 24 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या पड़ा? तो यह पड़ गया बच्चे उत्तर प्रदेश। तो ये आप देखोगे लखनऊ राजधानी है और यहाँ पर आप पूर्णतः राजधानी देख रहे हो। इससे पहले की जो बातें थी वो आंशिक थी। आगे बढ़ेंगे बच्चे, अगला है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश का जो विभाजन है ये देखोगे कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश का जो विभाजन हुआ था 9 नवंबर वर्ष 2000 को हुआ था। 9 नवंबर वर्ष 2000 को हुआ। और ये जो विभाजन हुआ था इसमें हुआ क्या था? तो उत्तर प्रदेश के 13 जो पर्वतीय जिले थे इनको काट करके अलग कर दिया गया। 13 पर्वतीय जिले, और ये 13 जो पर्वतीय जिले हैं कितने मंडलों के अंतर्गत आते हैं? तो 2 मंडल के अंतर्गत आते हैं ये 13 पर्वतीय जिले। और 2 मंडलों के अंतर्गत में ये जो 13 पर्वतीय जिले हैं ये आपको दिखाई देंगे। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमने उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन करके
और उत्तराखंड के रूप में एक नए राज्य की स्थापना की। कौन से राज्य के रूप में? उत्तराखंड के रूप में एक नए राज्य के रूप में स्थापना की। राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का क्या है? तो राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश का बारहसिंघा। क्या है बच्चे? तो बारहसिंघा राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश का। और इसको हम लोग सिमिलरली क्या कहते हैं? स्वैम्प डियर कहते हैं। क्या? स्वैम्प डियर कहते हैं बच्चे। दलदली हिरण भी लिख लिया जाता है कभी कभी परीक्षाओं में, तो इसको हम लोग स्वैम्प डियर भी कहते हैं, या हिंदी में दलदली हिरण लिख देते हैं। राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। सारस है। राजकीय पक्षी क्या है बच्चे? सारस है। और सारस को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग या तो सारस क्रेन लिखेंगे, इंग्लिश में अगर देखें तो इसको क्या बोलेंगे बच्चे? सारस क्रेन बोलेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। सारस जो है वो समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। सारस क्या है? समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। तो सारस को देखोगे, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है सारस। ये बता सकते हो कि सारस क्या है भाई? तो समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। राजकीय जो वृक्ष है बच्चे, ये क्या है? तो राजकीय वृक्ष आप देखोगे अशोक है। क्या है? अशोक है, जिसको हम सिमिलरली कहते क्या हैं? सराका इंडिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सराका इंडिका कहते हैं। तो राजकीय वृक्ष अशोक है, जिसको हम लोग सराका इंडिका कहते हैं। राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा? तो सारस या क्रेन हो जाएगा, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। राजकीय पशु हो जाएगा बारहसिंघा। राजकीय पशु क्या होगा? बारहसिंघा हो जाएगा। ये नोट कर लेना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे, अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला है ये कौन सा है। आसान प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, और कहीं ना कहीं हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन में हम लोग चर्चा करेंगे कि साहब जो चीज़ें हमने पढ़ा है ना उसको अच्छे से रिवाइज कर सके, उसको बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से हम लोग यहाँ पर देख सके। तो सबसे पहले अगर सर्वाधिक विधानसभा सीटों की बात करें तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों की जब हम बात करेंगे तो ये सर्वाधिक विधानसभा सीटें कौन सी हो जाएंगी? प्रयागराज। कितनी विधानसभा सीटें हैं बच्चे? 12 विधानसभा सीटें हैं। देखो उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। कितनी? 403 विधानसभा की सीटें हैं। यूपी में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 403 विधानसभा सीटें हैं। दूसरा, 403 विधानसभा सीटों में से प्रयागराज में कितनी है? 12 हैं। क्या है? प्रयागराज में कितनी है? 12 हैं बच्चे। और अगर बात करें इस 403 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि महोबा हो गया, चित्रकूट हो गया, श्रावस्ती हो गया। महोबा, चित्रकूट, श्रावस्ती, इन सभी जिलों में, महोबा, चित्रकूट और श्रावस्ती, इन सभी जिलों में आप देखोगे ना तो विधानसभा की कितनी सीटें मिलेंगी? केवल 2-2 सीटें मिलेंगी। कितनी बच्चे? केवल 2-2 सीटें मिलेंगी। तो एक तो ये है कि 403 विधानसभा सीटें हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो सीटों की संख्या है महोबा, चित्रकूट, श्रावस्ती में ये 2-2 हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। देखो जो सीटों का बंटवारा होता है प्यारे बच्चे, वो किस आधार पर होता है? जनसंख्या के आधार पर होता है। सीटों का जो बंटवारा होता है किस आधार पर होता है? तो जनसंख्या के आधार पर होता है। और जब ये जनसंख्या के आधार पर होगा तो बहुत ही स्पष्ट है कि प्रयागराज में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है ना, जबकि महोबा में सबसे कम है। तो नॉर्मल सी बात है, सामान्य सी बात है कि भाई प्रयागराज में सबसे ज़्यादा सीटें मिलेंगी और महोबा में, चित्रकूट में, श्रावस्ती में सबसे कम सीटें मिलेंगी। ये बहुत ही स्पष्ट है। तो प्रश्न में उत्तर क्या होगा बच्चे? प्रयागराज हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, है ना। चूँकि जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा हो रहा है, यही वजह है कि उत्तर प्रदेश हर मामलों में सीटों में पहले स्थान पर है। जैसे आप देखेंगे तो भैया 403 विधानसभा की सीटें हैं, विधान परिषद की 100 सीटें हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं, 31 राज्यसभा की सीटें हैं। और इन सभी के मामले में आप देखोगे तो जनसंख्या के आधार पर हम सभी मामलों में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। समझ रहे हैं इस बात को, है ना। और जो बच्चे देर से जुड़ रहे हैं, जो बच्चे देर से गुड इवनिंग बोल रहे हैं, उनको भाई साहब मैं यही कहूँगा कि साहब गुड इवनिंग, अपना ख्याल रखें और समय से आया करें। क्या? समय से आया करें। हमें पता है होली जो है वो अभी उतरी नहीं है, होली का जो रंग है वो अभी चढ़ा हुआ है और होली का जो उमंग है वो चढ़ा हुआ है, पर समय से क्लास में आना ये अच्छी आदत है। और हाँ देखो कुछ बच्चे तो अभी तक भांगों के नशे में लग रहे हैं, हैप्पी होली बोल रहे हैं। भाई आज हैप्पी होली बोल रहे हैं, जिस दिन होली का समापन हो चुका है उस दिन भी हैप्पी होली बोल रहे हैं, है ना। तो मुझे आशा है कि आप सभी प्यारे बच्चे होली को एंजॉय कर रहे होंगे बड़े अच्छे से। चलिए भाई, ये रहा आपके स्क्रीन पर ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य विधानसभा का जो पहला गठन हुआ था ये कब हुआ था। सवाल पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में
राज्य जो विधानसभा इसका पहला गठन कब हुआ था? देखो, उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का जो पहला गठन हुआ था ना प्यारे बच्चे, ये हुआ था आज़ादी के बाद 1952 में, है ना, स्वतंत्रता के बाद 1952 में, क्योंकि आम चुनाव जो हुआ था, आम जो चुनाव हुआ था, ये आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। ऐसी दशा में चुनाव के बाद आप देखोगे तो पहला जो गठन हुआ ना वो 1952 में हुआ। हालांकि उस समय विधानसभा की ठीक ठाक सीटें थी बच्चे, उस समय जबकि मैं बात कर रहा हूँ 431 सीटें थी, है ना। विधानसभा में अगर अभी की बात करें तो 403 सीटें हैं। आरक्षित सीटें कितनी हैं वर्तमान में देखा जाए तो आरक्षित सीटें 84 जो सीटें हैं बच्चे, ये SC वर्ग के लिए है और 2 सीटें किसके लिए है? ST वर्ग के लिए है। तो जो आरक्षित सीटें हैं यूपी में वो कितनी है? 86 है। तो 86 जो सीटें हैं ये क्या है? उत्तर प्रदेश में आरक्षित हैं। सबसे नया वाला मंडल कौन सा है? तो कुल 18 मंडल हैं, कुल 18 मंडल हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन 18 मंडलों में सबसे नया कौन सा है? कमेंट करके बताओ। आसान प्रश्न है और आप बता भी सकते हैं। जल्दी से कमेंट कर बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। क्या बच्चे इसका उत्तर क्या होगा कि सबसे नवीनतम जो मंडल है उत्तर प्रदेश का ये कौन सा है? अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में निकटतम जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था ये कौन से वर्ष में लगाया गया था? एक दिन हमने आपको जो पिछली क्लास थी उसमें पढ़ाया था कि भाई उस समय राज्यपाल कौन थे, लेकिन अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ये पढ़ा रहा हूँ कि भाई निकटतम जो राष्ट्रपति शासन लगा था ये कब लगा था। तो उत्तर प्रदेश में जो निकटतम राष्ट्रपति शासन लगा था बच्चे, यह लगा था 8 मार्च 2002 को। यानी प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 8 मार्च 2002। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी होगा। इसका क्या उत्तर होगा बच्चे? सी होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बता चुके हैं बहुत बार, लेकिन एक बार फिर से याद कर लो कि पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे पहले मुख्यमंत्री, है ना। तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वह कौन थी? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ये थी बच्चे कौन? तो पहली कहीं ना कहीं महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, है ना। और सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन थी? तो सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री आपको दिखाई देंगी कौन? मायावती जी, जो कि सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री यहाँ पर दिखाई देंगी। कितनी बार? 4 बार। तो यहाँ पर क्या बताओगे? सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री कौन थी? मायावती जी थी। और कितनी बार थी? 4 बार। कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और साथ में प्रधानमंत्री भी रहे। तो ऐसे व्यक्तियों को जब हम देखेंगे तो इसमें नाम दिखाई देगा चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह ये 2 ऐसे पर्सनालिटी हैं। चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह ये 2 ऐसे पर्सनालिटी हैं जिनको कि हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और प्रधानमंत्री भी रहे। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और प्रधानमंत्री भी रहे। तो ये जो नाम है ना ये आपको ध्यान रखना है, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। कौन? चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको कि हमें ध्यान रखना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। संपूर्णानंद कारागार एवं प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? पूछा जा रहा है। संपूर्णानंद जो कारागार है एवं प्रशिक्षण संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? ये सवाल पूछा जा रहा है ना। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का उत्तर। पीछे बता के आए थे कि संपूर्णानंद कारागार एवं प्रशिक्षण संस्थान था, ये कहाँ पर स्थित था? इसको हमने डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से आपको बताया था। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार आप लोग बता देंगे। जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या होगा। क्या जल्दी से यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हमने पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया था। हमने क्या क्या पढ़ाया था याद करो। देखो हमने पढ़ा था कि जो महिला केंद्रीय कारागार है, क्या उत्तर प्रदेश में जो महिला केंद्रीय कारागार है ये पढ़ाया था कि उत्तर प्रदेश में भाई महिला केंद्रीय कारागार कहाँ पर है। तो हमने पढ़ाया था बरेली में। कहाँ पर? महिला जो केंद्रीय कारागार है ये कहाँ पर है? बरेली में है। ये हमने पढ़ाया था। इसी तरीके से हमने नारी बंदी निकेतन पढ़ाया था कि नारी बंदी निकेतन कहाँ पर है? लखनऊ में है। क्या नारी बंदी निकेतन कहाँ पर था? लखनऊ में था। तो नारी बंदी निकेतन कहाँ पर था प्यारे? लखनऊ में। महिला केंद्रीय कारागार कहाँ पर था? तो ये था बरेली में। अब नारी बंदी निकेतन के अलावा हमने पढ़ाया था कि उत्तर प्रदेश में जो आदर्श कारागार है, उत्तर प्रदेश में आदर्श कारागार है ये कहाँ पर है? तो साहब उत्तर प्रदेश में आदर्श कारागार हमने पढ़ाया था। ये 3 चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ाई थी। तो उत्तर प्रदेश में जो आदर्श कारागार था ये लखनऊ में था, है ना।
लखनऊ में। तो ध्यान से सुनो, देखो, आदर्श कारागार लखनऊ में, महिला केंद्रीय कारागार बरेली में, नारी बंदी निकेतन कहाँ पर, लखनऊ में, और संपूर्णानंद जो कारागार है ये कहाँ पर है, इसका भी उत्तर हो जाएगा लखनऊ। क्या उत्तर हो जाएगा, संपूर्णानंद जो कारागार है, प्रशिक्षण संस्थान है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको क्या याद रखना है, सी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था। ये सवाल पूछा जा रहा है साहब कि यूपी में जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है इसका गठन किस वर्ष में किया गया था, बताओ जल्दी से। देखो, अगर पूछा जाए कि राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया, तो राज्य सूचना आयोग का जो गठन किया गया उत्तर प्रदेश में, यह किया गया 2005 में। कब किया गया, 2005 में। लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन किया गया यह कब किया गया, 1993 में। कब किया गया, 1993 में, है ना। तो जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया यह कब किया गया, 1993 में। 2005 में राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग का गठन कब हुआ था। देखो, अगर हम सूती वस्त्रों की बात कर लें कि साहब सूती वस्त्रों का क्या मामला है, हिसाब किताब, तो देखो सूती वस्त्रों की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में 60 कपड़ा की मिलें हैं। कितनी कपड़ा की मिल है, 60 कपड़ा की मिल है यूपी में। ठीक बात है भाई, उत्तर प्रदेश में 60 कपड़ा की मिल है। इन 60 कपड़ा की मिल में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो 10 जो कपड़ा मिल है ना, ये कहाँ पर है, कानपुर में है। और कानपुर अगर देखा जाए तो कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। कानपुर क्या है अपने उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में सूती कपड़े का सबसे बड़ा केंद्र है। उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र है, सबसे बड़ा केंद्र है। कौन सा, तो उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र का जो सबसे बड़ा केंद्र है ये हो जाएगा कौन सा, कानपुर। अब देखो, सूती वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए और वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन हुआ था। और उत्तर प्रदेश में जो खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन हुआ था ना, कब हुआ था, 1960 में। क्या उत्तर होगा, ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी हो जाएगा। 1960 में उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन हुआ। प्रश्न का उत्तर बड़ा ही सहज सिंपल है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। क्या उत्तर होगा, तो ऑप्शन संख्या डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, इसका गठन कब हुआ, 1960 में हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। यूपी में जो लाल इमली मिल है ये कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में लाल इमली मिल, ये देखो बच्चे, पहली ऊनी मिल थी उत्तर प्रदेश की, लाल इमली मिल उत्तर प्रदेश की क्या थी, पहली ऊनी मिल थी। इसकी स्थापना की गई थी 1876 में, 1876 में। और लाल इमली मिल अगर बात करें तो कहाँ पर स्थापित की गई थी, कानपुर में। कहाँ पर, तो कानपुर में स्थापित की गई थी। आप बता सकते हो 1876 में ये हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर किसको कहेंगे भाई, तो भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर सूती कपड़ों के लिए लोकप्रिय है और भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद। कौन सा, अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर है कानपुर। कौन सा हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। और अगर बात करें दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, ये क्या होगा, तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है ये आप देखेंगे, आपको दिखाई देगा कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हम कहेंगे कोयम्बटूर को। किसको कहेंगे, कोयम्बटूर को कहेंगे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, है ना। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर है कानपुर, भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद। लाल इमली मिल, पहली ऊनी मिल है, 1876 में स्थापित की गई थी कानपुर में। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर, है ना। याद रहेगा कि नहीं, जल्दी से बताओ। मैनचेस्टर हम उन स्थानों से तुलना करते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि ये जो जगह है ना, ये सूती कपड़ों के लिए बहुत लोकप्रिय है ना। चलो, जैसे चीन का मैनचेस्टर हम कहते हैं संघाई को। किसको कहते हैं, संघाई को। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चर्चा करेंगे प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न देखो, कुछ यहाँ पर जनपद दिए गए हैं और उनके मुख्यालय दिए गए हैं। हमें देखना है कि जो जनपद है और मुख्यालय है वो मैच कराने हैं। सबसे पहले मैच कराएंगे गौतम बुद्ध नगर, तो गौतम बुद्ध नगर का हो जाएगा नोएडा, यानी ए का हो जाएगा 4। गौतम बुद्ध नगर का क्या हो जाएगा, नोएडा हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4। ज्योतिबा फुले नगर की बात करें तो ये अमरोहा हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1st। संत कबीर नगर खलीलाबाद हो जाएगा, सी का हो जाएगा 2nd। और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा 3rd। तो जहां पर भी ये चीज मैच कर रही है वही इसका उत्तर होगा। 4 1 2 3 इसका उत्तर होगा। 4 1 2 3 यानी ऑप्शन संख्या डी मैच कर रहा है। कौन सा, ऑप्शन संख्या डी मैच कर रहा है, 4 1 2 3, है ना। ऑप्शन संख्या डी इसका मैच कर रहा है, 4 1 2 3। आगे बढ़ते हैं, अगला है
कुछ जिले दिए गए हैं और उनके उत्पाद हैं। क्या? कुछ जिले दिए गए हैं और उनके उत्पाद हैं। कुछ जिलों में जैसे कि बात करें प्रतापगढ़ है, तो प्रतापगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है बच्चे? आंवला के लिए। ए का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। प्रयागराज अमरूद के लिए प्रसिद्ध है, बी का हो जाएगा 4। सहारनपुर संतरे के लिए प्रसिद्ध है, सी का हो जाएगा 3rd। और सोनभद्र चिरौंजी के लिए प्रसिद्ध है, डी का क्या हो जाएगा? 2nd। तो 1 4 3 2 ये सीधे सीधे उत्तर दिख रहा है। 1 4 3 2, तो 1 4 3 2 कौन सा है? ऑप्शन संख्या सी है, 1 4 3 2, है ना। तो भैया प्रतापगढ़ आप देखोगे तो आंवला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रयागराज अमरूद, लाल सुर्खिया जो अमरूद है वो केवल प्रयागराज और कौशाम्बी के क्षेत्र में ही पाई जाती है। फिर अब देखोगे सहारनपुर संतरा और लीची का उत्पादन होता है यहाँ पर, और सोनभद्र का चिरौंजी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन संख्या सी होगा इसका उत्तर। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यातक जोन की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो आलू निर्यातक जोन है ना बच्चे, ये आलू निर्यातक जोन है कहाँ पर? आगरा में। और आगरा में जो आलू निर्यातक जोन है, तो यहाँ से जब आलू निर्यात होता है अन्य प्रदेशों में, तो ये किस नाम से होता है? ताज ब्रांड के नाम से होता है। किस नाम से? ताज ब्रांड के नाम से होता है। इसी तरीके से सब्जी निर्यातक जोन की बात करें तो सब्जी निर्यातक जोन आपको वाराणसी में दिखाई देगा, और वाराणसी में सब्जी अनुसंधान संस्थान भी आपको दिखाई देगा। क्या? वाराणसी में सब्जी अनुसंधान संस्थान भी दिखाई देगा। जब आम निर्यातक जोन की हम चर्चा करेंगे तो पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में एक तो लखनऊ में आम निर्यातक जोन है, और लखनऊ में जो आम निर्यातक जोन है ये नवाब ब्रांड के नाम से दूसरे राज्यों में सप्लाई होगा। किस नाम से? नवाब ब्रांड के नाम से दूसरे राज्यों में सप्लाई होगा। और या फिर काकोरी ब्रांड के नाम से भी इसका सप्लाई किया गया, क्योंकि काकोरी जो शहीद स्थल है वो यहीं पर है, तो काकोरी ब्रांड के नाम से भी इसका क्या किया जाएगा? सप्लाई किया जाएगा, है ना। तो आम निर्यातक जोनों की बात करें तो आम निर्यातक जोन लखनऊ में और इसके अलावा सहारनपुर में है। कहाँ पर है? सहारनपुर में, चूँकि चौसा आम की प्रजातियाँ सहारनपुर में मिलती हैं, है ना। हालांकि आम की राजधानी के रूप में हम किसको देखते हैं? लखनऊ को। लखनऊ को हम किस रूप में देखते हैं? आम की राजधानी के रूप में देखते हैं। तो प्यारे बच्चे आप बता सकते हो कि आम निर्यातक जोन कहाँ पर मिलेगा? लखनऊ में। और दूसरा कहाँ पर मिलेगा? सहारनपुर में। दूसरा आपको कहाँ पर मिलेगा? सहारनपुर में मिलेगा, है ना। तो ये नवाब ब्रांड आपको मिलेगा और ये काकोरी ब्रांड। क्या? काकोरी ब्रांड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश को सरकारी तौर पर कितने नदी बेसिन में बांटा गया है? देखो बच्चे, सरकारी तौर पर अगर नदी बेसिन की बात करें ना, तो उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने सरकारी तौर पर 5 नदी बेसिन में बांटा है। कितने? 5। हालांकि ऑप्शन नहीं दिया है इसमें, तो करेक्ट कर लेना। कितने नदी बेसिन है उत्तर प्रदेश में? 5 नदी बेसिन है। जैसे गंगा नदी तंत्र देखोगे तो दिखाई देगा, इसी तरीके से रामगंगा नदी बेसिन है, और रामगंगा नदी बेसिन है, नदी बेसिन है। अगर बात करें तो यमुना नदी बेसिन है, यमुना नदी बेसिन है। और फिर बात करें तो गोमती नदी बेसिन है, गोमती नदी बेसिन है। देखो 4 तो यहाँ पर दिख रहा है, तो कई बार क्या होता है 4 हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि 4, अगर इसमें ऑप्शन में 5 नहीं दिया है, अगर आपको 4 यहाँ पर चुनना हो ना, तो यही 4 बच्चे चुन सकते थे। क्या? यही 4 आप चुन सकते थे। लेकिन ध्यान रखना कि इन चारों के अलावा उत्तर प्रदेश में ना एक 5वां जो है वो घाघरा जो नदी बेसिन है ना, ये मिलता है। तो अगर 4 ऑप्शन में दिया है तो आप यही चारों चुन सकते हैं, पर अगर देखा जाए ओवरऑल ना, तो यही जो 5 नदी बेसिन है ये हैं। तो ऑप्शन में बच्चे 4 6 ये दिया है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आपको क्या याद रखना है? 5। क्या याद रखना है? 5 याद रखना है ना। क्या याद रखना है? 5 यहाँ पर याद रखना है। याद रहेगा कि नहीं? चलो, तो ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या क्या? इसमें ऑप्शन कोई चूज नहीं करते हैं, अलग से लिख लेना 5 नदी बेसिन। ठीक है। अच्छा, यूपी की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यूपी की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, जिसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में कितनी है? 1450। ओवरऑल 2525 किलोमीटर है, लेकिन यूपी में कितनी है? तो 1450 हो जाएगा। क्या? 1450। तो यहाँ पर क्या उत्तर होगा? आप बता सकते हो 5। श्रृंगवेरपुर किस नदी के तट पर है? जल्दी से बता दो। मुरादाबाद, गाजियाबाद, ये सब हमने पिछली क्लास में भी पढ़ाया था, पर आपको याद कराना मेरा फर्ज है। तो भाई श्रृंगवेरपुर की बात जब करेंगे तो श्रृंगवेरपुर आपको याद रखना है प्रयागराज में है। कहाँ पर? प्रयागराज में। किस नदी किनारे है? तो गंगा नदी के तट पर है। कहाँ पर? गंगा नदी के तट पर है। दूसरा, मुरादाबाद किस नदी के तट पर है? तो मुरादाबाद आपको दिखाई देगा रामगंगा नदी के तट पर। रामगंगा नदी के तट पर स्थित है कौन सा? मुरादाबाद। बरेली भी रामगंगा नदी के तट पर है। गाजियाबाद की बात करें, किस नदी के तट पर है? हिंडन नदी। तो गाजियाबाद हिंडन नदी के तट पर है। हिंडन नदी के तट पर है गाजियाबाद, है ना।
मुरादाबाद रामगंगा नदी और श्रृंगेरपुर किस नदी के तट पर? प्रयागराज में है और गंगा नदी के तट पर है। उत्तर प्रदेश के किस जिले के निकट रामगंगा और काली नदी गंगा मिलती हैं? रामगंगा नदी की बात करें बच्चे तो रामगंगा नदी का जो प्रवेश होता है ना यूपी में, इसका जो प्रवेश होगा ये कहाँ से होगा? तो रामगंगा का प्रवेश होगा बिजनौर से। कहाँ से होगा बच्चे? तो रामगंगा का जो प्रवेश होगा ये कहाँ से होगा? बिजनौर से होगा। तो याद रखना रामगंगा का जो प्रवेश होता है वो कहाँ से होता है? बिजनौर से होता है। ठीक बात है। रामगंगा नदी इसका प्रवेश जो होगा वो कहाँ से होगा? बिजनौर से होगा, है ना। रामगंगा नदी किसकी सहायक नदी? भाई गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है, सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है रामगंगा नदी। और इसका जो प्रवेश होगा गंगा की सहायक नदी की अगर बात करें तो यहाँ पर देखोगे कि रामगंगा जो नदी है ये रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी है। और यहाँ पर अगर बात करें तो आप देखोगे कि रामगंगा नदी को जब हम देखते हैं तो कन्नौज के निकट मिल जाती है। कहाँ पर? तो कन्नौज के निकट अगर देखोगे तो यह मिल जाती है कहाँ पर? तो यह मिल जाती है कन्नौज के निकट अगर देखा जाए तो गंगा में, है ना। बता सकते हो। ऑप्शन संख्या क्या होगा? बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा? इसको बताओ। देखो अब अगर बात करें तो मुरादाबाद, बरेली, ये सभी आपको ध्यान रखना है, चाहे वो मुरादाबाद हो चाहे वो बरेली हो, ये सभी आपको ध्यान रखना है कि मुरादाबाद और बरेली ये दोनों ही आपको दिखाई देंगे। कहाँ पर? तो मुरादाबाद और बरेली दोनों ही आपको दिखाई देंगे। अगर पूछा जाए तो कहाँ पर बच्चे? तो ये इस नदी के तट पर रामगंगा नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं और थोड़ी बातें कथक से कर लेते हैं। क्या बच्चे? कथक से कर लेते हैं। पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, हमें थोड़ा जानना भी चाहिए और यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। आओ थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि हम लोग इससे पहले जो भी क्लास कर रहे थे उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल टॉपिक लेके चल रहे थे। तो आज हमने शुरुआत में स्पेशल टॉपिक तो नहीं रखा है, लेकिन ये ज़रूर किया है कि भाई साहब बाद में स्पेशल टॉपिक कुछ डाले हैं। जैसे कथक की बात करें, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। ठीक बात है भाई, यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। आगे जब बढ़ेंगे तो कथक जो है यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। आप देखोगे तो यहाँ पर क्या बताओगे? उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है ये जो कथक। इसके बारे में थोड़ा सा समझना कि यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य ये जो कथक है ना, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ब्रज क्षेत्र से हुई। तो कथक की जो उत्पत्ति हुई किस क्षेत्र से हुई? ब्रज क्षेत्र से हुई, है ना। कथक की उत्पत्ति किस क्षेत्र से हुई? ब्रज क्षेत्र से हुई। ठीक बात है भैया, कथक की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो ब्रज क्षेत्र से हुई। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। साथ में अगर बात करें तो एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिस पर कि इस्लामिक प्रभाव पड़ा। इस्लामिक प्रभाव यहाँ पर पड़ता है कथक में। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिस पर कि इस्लामिक प्रभाव पड़ा, है ना, या कहिए कि ईरानी प्रभाव पड़ा। पूछा जाता है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिस पर कि इस्लामिक या ईरानी प्रभाव पड़ा, तो यही शास्त्रीय नृत्य है ना। अगर देखा जाए शास्त्रीय नृत्य का तो लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में, वाजिद अली शाह के दरबार में इसने अपना स्वर्णिम युग देखा था। तो ये अगर पूछा जाए भाई वाजिद अली शाह के दरबार में इसने अपना क्या देखा? कथक का जो स्वर्णिम काल था ये किसके काल में था? तो कथक का जो स्वर्णिम काल है, नवाब वाजिद अली शाह का जो काल है, ये माना जाता है कथक का स्वर्णिम काल, है ना। अब देखो कथक का स्वर्णिम काल है तो कथक के कुल 4 घराने लोकप्रिय हैं। कितने घराने लोकप्रिय हैं बच्चे? 4 घराने लोकप्रिय हैं। इन 4 घरानों में कौन कौन सा? लखनऊ, इसके अलावा वाराणसी या बनारस। लखनऊ के बाद जो घराना प्रसिद्ध है वो कौन सा है? तो लखनऊ के बाद जो अगला घराना है वो है बनारस, बनारस घराना। तीसरा आप देखोगे लखनऊ हो गया, बनारस घराना हो गया, 4 घराने हो गए। तो लखनऊ, बनारस, जयपुर, लखनऊ, बनारस, जयपुर और फिर देखोगे बच्चे तो रायगढ़। ये 4 घराने हैं ना। तो लखनऊ, बनारस, जयपुर और रायगढ़ 4 घराने हैं कथक के। कितने घराने हैं? तो 4 बच्चे घराने हैं कथक के, है ना। 4 घराने क्या हैं? कथक के हैं। आपको याद रखना है कि ये जो घराने हो जाएंगे, कितने घराने हो जाएंगे? 4 घराने, लखनऊ, बनारस, जयपुर और रायगढ़। ये कुल 4 घराने आपको कथक के यहाँ पर दिखाई देंगे। क्या बच्चे? कथक यहाँ पर दिखाई देंगे, है ना। अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पर तो देखो कथक से कुछ चीज़ें और पूछी जा सकती हैं, जैसे कि
एक कथक का जो प्रारंभ होता है ये होता है आनंद। आनंद अगर पूछा जाए क्या है कथक में, तो कथक का प्रारंभ है। एक शब्द इस्तेमाल करते हैं जुगलबंदी। जुगलबंदी का मतलब क्या होता है, कथक में नर्तक के बीच में और वादक के बीच में जो कंपटीशन चल रहा है ना, उसको अगर देखा जाए तो क्या बोला जाता है, तो उसको अगर देखा जाए तो जुगलबंदी बोलते हैं, है ना। तो कथक के कुछ टर्म्स हैं, जैसे जुगलबंदी हमें याद रखना है कि जुगलबंदी कथक में एक विशिष्ट क्या है बच्चे शैली है, जिसमें नर्तक और वादक के बीच में कंपटीशन होता है। नर्तक जितना तेज बजाएगा वादक उतना ही तेज क्या करेगा उस पर, वादक जितना तेज बजाएगा नर्तक उतना ही तेज नृत्य करेगा। तो ये हमने कथक की पूरी कहानी बताई। हालांकि कथक में बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं, पर अभी के लिए इतना पर्याप्त है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है दादरा। दादरा एक लोक नृत्य है जो कि उत्तर प्रदेश में, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है। तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है जो किस क्षेत्र में ज़्यादा लोकप्रिय है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है। किस क्षेत्र में बच्चे, पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है। इसके अलावा आप देखोगे तो एक चरकुला भी लोक नृत्य है जो बहुत पॉपुलर है और एग्ज़ाम का बड़ा ही फेवरेट है, बहुत सवाल बनते हैं। तो चरकुला आपको पता है कि भाई ब्रज क्षेत्र से लोकप्रिय है। क्या है, ब्रज क्षेत्र से लोकप्रिय है। महिलाएं इस नृत्य का आयोजन करती हैं होली के दूसरे दिन, होली के दूज पर, यानी कि दूसरे अथवा तीसरे दिन क्या होगा, तो इसका आयोजन होगा। होली के दूसरे अथवा तीसरे दिन इसका आयोजन होगा। और चरकुला जो होता है कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो महिलाएं सर पर क्या करेंगी, तो 108 दिए रख कर के नृत्य करेंगी। 108 दिए रख कर नृत्य करना, इसी को क्या बोलते हैं, 108 दिए रख करके और नृत्य करना, इसी को बोलते हैं क्या, चरकुला, है ना। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, ये सवाल पूछा जा रहा है कि साहब राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, इनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, कानपुर में, झांसी में, उन्नाव में या फिर बांदा में। देखो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, झांसी में हुआ था, है ना। इनको राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी, तो महात्मा गांधी ने दी थी। और सवाल इनसे क्या बनता है, तो सवाल कभी कभार पूछ लेता भाई साकेत किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भारत भारती किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो साकेत और भारत भारती ये जो रचनाएं हैं ना, किससे संबंधित है, मैथिली शरण गुप्त से संबंधित है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। कहाँ पर, यूपी के झांसी में। महादेवी वर्मा का जो जन्म स्थान है, ये अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है। देखो महादेवी वर्मा का जन्म स्थान है फर्रुखाबाद। कहाँ पर है, फर्रुखाबाद, है ना। ये कहाँ पर है, तो महादेवी वर्मा का जो जन्म स्थान है वो फर्रुखाबाद है। प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद दोनों लोगों का जन्म स्थान कहाँ पर है, तो प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद दोनों लोगों का जन्म स्थान है वाराणसी में। तो प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद का जो जन्म स्थान है ये कहाँ पर है, वाराणसी में। और महादेवी वर्मा का जो जन्म स्थान है ये कहाँ पर है, फर्रुखाबाद में। कहाँ पर मिलेगा, तो ये फर्रुखाबाद में मिलेगा, है ना। याद रहेगा कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में नहरों का जो सबसे ज़्यादा विस्तार है ये कहाँ पर है, क्या बच्चे, यूपी में नहरों का जो सबसे ज़्यादा विस्तार है ये कहाँ पर है, सवाल पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चे नहरों की जब हम चर्चा करेंगे, नहरों की जब हम बात करेंगे, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा देखोगे कि नहरों का क्या मामला है। देखो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देखो, क्या देखोगे बच्चे, कुछ पॉइंट्स अगर देखा जाए तो यहाँ पर तुम देखोगे कि भाई नहरों का जो सर्वाधिक विस्तार है। देखो अगर पूछा जाए कि नहरों से सिंचित सर्वाधिक क्षेत्र भारत के किस राज्य में है, नहरों से सिंचित सर्वाधिक क्षेत्र भारत के किस राज्य में है, नहरों से सिंचित सर्वाधिक क्षेत्र भारत के किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र जहाँ पर नहरों से सिंचाई होती है ना, ये मिलेगी उत्तर प्रदेश से। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। लेकिन ध्यान रखना कि सिर्फ नहर ही नहीं, नलकूप से भी सबसे ज़्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश में ही होती है। नलकूप से भी सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है, तो नलकूप से भी सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है, उत्तर प्रदेश में होती है। तो नहरों से भी आप देखेंगे नहरों की सर्वाधिक सिंचाई और नलकूप से भी सर्वाधिक सिंचाई दोनों ही कहाँ पर मिलेगी, उत्तर प्रदेश में। और यूपी में सबसे ज़्यादा नहरों सिंचाई जो है ना, नहरों का जो प्रभाव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखना। पहला जो ट्यूबवेल लगाया गया था ना यूपी में 1930 में लगाया गया था, और ये कहाँ पर लगा था, मेरठ में। तो पहला
जो ट्यूबवेल लगा था 1930 में लगा था, कहाँ पर, मेरठ में। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहरों का सर्वाधिक प्रभाव है, कहाँ पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहरों का सर्वाधिक प्रभाव है। तो प्रश्न का उत्तर होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन संख्या क्या होगा, बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। क्या होगा, ऑप्शन संख्या बी होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो 1830 में उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर बनी थी, और ये कौन सी हो जाएगी? 1830 में यूपी की जो सबसे पुरानी नहर है, ये कौन सी हो जाएगी? शारदा नहर हो जाएगी। और सॉरी, पुरानी नहर पूछ रहा ना, तो 1830 में सबसे पुरानी पूर्वी यमुना नहर। कौन सी नहर हो जाएगी? पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर ये हो जाएगी उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर। कौन सी? पूर्वी यमुना नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर अगर देखोगे तो ये हो जाएगी शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है ना। 1830 में जो पूर्वी यमुना नहर है प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। सबसे ज़्यादा नहरों का विस्तार यूपी में कौन से ज़िले में है? तो सबसे ज़्यादा नहरों का विस्तार उत्तर प्रदेश में रायबरेली में है। कहाँ पर है? तो रायबरेली में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नहरों का विस्तार है। याद रखना कि यूपी में सबसे ज़्यादा नहरों का विस्तार है रायबरेली में। प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर, और सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर। क्या है? सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर। आगे बढ़ते हैं, मयूर नृत्य पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मयूर नृत्य उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है। पहला तो ये है कि मयूर नृत्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लोकप्रिय है? ब्रज क्षेत्र में। मयूर नृत्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लोकप्रिय है बच्चे? ब्रज क्षेत्र में लोकप्रिय है। ठीक है, किसको समर्पित है? राधा कृष्ण को समर्पित है। राधा कृष्ण को समर्पित है। और इसमें जो नर्तक होते हैं ना, वो क्या करते हैं? मोर का जो पंख है इसका इस्तेमाल करते हैं, और मोर पंख का इस्तेमाल करके नृत्य करते हैं। तो मोर पंख के इस्तेमाल के साथ में जब ये नृत्य करेंगे तो इसी को बोला जाता है मयूर नृत्य। क्या बोला जाता है? मयूर नृत्य, है ना। तो मयूर नृत्य है किस क्षेत्र में? ब्रज क्षेत्र में लोकप्रिय। किसको समर्पित है? राधा कृष्ण को समर्पित है। और अगर पूछा जाए यहाँ पर तो मोर पंख के द्वारा इसको आप देख, मोर पंख का इस्तेमाल करके इसमें नृत्य किया जाता है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद, इसका गठन कब किया गया था? 1937 में। कब किया गया था बच्चे? 1937 में। सिंपल प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब किया गया था? उत्तर क्या बताओगे? 1937, है ना, याद रखना। और अगर बात करें विधान परिषद का, तो विधान परिषद को यूपी में हम भाई उच्च सदन के रूप में देखते हैं। किस रूप में देखते हैं? उच्च सदन के रूप में देखते हैं, या इसी को वरिष्ठ जनों का हम लोग सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? वरिष्ठ जनों का सदन कहा जाता है। वरिष्ठ जनों का सदन कहा जाता है। कितनी सीटें हैं? 100 सीटें। सीटें कितनी हैं? 100 सीटें हैं यहाँ पर, है ना, याद रखना। और सबसे ज़्यादा है। आपको पता है कि भारत के सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है। 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। कौन कौन से वो राज्य हैं बच्चे? 6 राज्यों में विधान परिषद जो है वो कौन कौन से राज्य हैं? एक तो यूपी है, दूसरा क्या है? बिहार है, तीसरा क्या है? आंध्र प्रदेश है, और फिर तेलंगाना है। कौन सा है? तेलंगाना है। फिर आप देखोगे तो महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटका है। तो यही वो 6 राज्य हैं जहाँ पर ये दिखाई देगा। कौन कौन से? यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका। अगर कोई पूछ ले भाई विधान परिषद का सृजन कौन कर सकता है, या विधान परिषद को समाप्त कौन कर सकता है, तो देखो विधान परिषद का सृजन और विधान परिषद की समाप्ति, ये दोनों ही किसके पास में है? संसद के पास में। तो विधान परिषद की सृजन और विधान परिषद का जो समाप्ति है, ये दोनों ही किसके पास में है? संसद के पास में, है ना। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या सी हो जाएगी। 1937 होगा प्रश्न का उत्तर। क्या उत्तर होगा? 1937 होगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, 1937 होगा इस प्रश्न का उत्तर, ये बता सकते हो तो नोट कर लो 1937 प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ये तो बता चुका हूँ भाई कई बार। पहले विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। कौन थे? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे पहले विधानसभा अध्यक्ष। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन यहाँ मिलेंगे। और पहले विधान परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले जो विधान परिषद के अध्यक्ष थे, ये अगर पूछा जाए तो श्री चंद्रभाल थे। श्री चंद्रभाल थे पहले विधान परिषद के अध्यक्ष। तो पहले विधान परिषद के अध्यक्ष कौन थे? श्री चंद्रभाल। और अगर पूछा जाए पहले विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है?
तो देखो 1% की जब बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा 1 कहाँ पर मिलेगा, ये अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 1 कहाँ पर मिलेंगे, तो सबसे ज़्यादा 1 मिलेगा सोनभद्र, और सबसे कम अगर देखोगे तो कहाँ पर भदोही में, है ना। वनावरण की जो स्थिति है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सोनभद्र में, और सबसे कम कहाँ पर है, भदोही में। तो सर्वाधिक 1% पूछ रहा है ना, क्या बताओगे, सोनभद्र बता दोगे, सीधे सीधे उत्तर क्या हो जाएगा, सोनभद्र। ऑप्शन से क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं, अगला है उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्राणी उद्यान है ना। यूपी में प्राणी उद्यानों की संख्या पूछ रहा है। देखो उत्तर प्रदेश में कितने बड़े प्राणी उद्यान है भाई, 3 हैं। 3 बड़े प्राणी उद्यान हैं, कौन कौन से, तो जो 3 बड़े प्राणी उद्यान हैं उसमें देखोगे तो यहाँ पर मिलेगा नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, ये कहाँ पर है भाई, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, तो ये आपको मिलेगा लखनऊ में, है ना। फिर दूसरा है एलन फॉरेस्ट, एलन फॉरेस्ट, ये कहाँ पर मिलेगा, कानपुर में मिलेगा, तो एलन फॉरेस्ट कहाँ पर है, कानपुर में है। तीसरा अगर देखा जाए तो अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान है, अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान, और अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान कहाँ पर है, तो अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान ये आपको दिखाई देगा कहाँ पर, गोरखपुर, है ना, गोरखपुर में। तो गोरखपुर में जो प्राणी उद्यान है पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला प्राणी उद्यान है, और उत्तर प्रदेश में कुल प्राणी उद्यानों की जो संख्या हो जाएगी, संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऑप्शन लिख लेना बी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी भाई किस वर्ष में चलाई गई थी, तो सिंपल है, पहली रेलगाड़ी 1859 में चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक, प्रयागराज से कानपुर। जबकि अगर सवाल पूछे कि भाई भारत की पहली रेलगाड़ी, तो ये चलाई गई थी 1853 में, कहाँ से कहाँ, मुंबई से थाने। तो 1853 में मुंबई से थाने, यहाँ पर चलाई गई थी, मुंबई से थाने में चलाई गई थी, है ना। और इस तरीके से आप देखेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा इसका उत्तर। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स अगर देखें बच्चे, तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स जिसको पुराने समय में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहा जाता था, और यहाँ पर डीजल इंजन बनते थे, लेकिन अब जो है वो डीजल इंजन न बन करके केवल विद्युत इंजन बन रहे हैं। तो डीजल जो लोकोमोटिव वर्क्स हैं ये आपको कहाँ पर मिलेगा, तो मड़ुआडीह बनारस में मिलेगा। कहाँ पर, मड़ुआडीह बनारस मिलेगा। तो ये बता सकते हो भाई कि मड़ुआडीह वाराणसी में आपको दिखाई देगा। लखनऊ मेट्रो का शिलान्यास कब हुआ था, तो ये हुआ था लखनऊ मेट्रो का शिलान्यास 2014 में। भारत की पहली जो हवाई डाक सेवा थी 1911 में शुरू की गई थी, और ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ही शुरू गई थी। कुंभ के दौरान प्रयागराज से नैनी के बीच में हवाई डाक सेवा शुरू की गई थी, क्योंकि 1911 में जो कुंभ लगा था वहाँ पर भी बहुत भीड़ देखने को मिला था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है उत्तर प्रदेश में कुल दिव्यांग विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। देखो उत्तर प्रदेश का जो पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय था 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। ये कहाँ पर स्थापित हुआ था, चित्रकूट में। कहाँ पर, चित्रकूट में। और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम था जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय। क्या नाम था, तो जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय। तो जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, ये आप देखोगे तो इसका नाम था जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, है ना। और जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय इसकी स्थापना कब हुई थी, 2001 में। कहाँ पर हुई थी, चित्रकूट में। इसके अलावा आप देखोगे तो दूसरा जो विश्वविद्यालय है ना वो है शकुंतला मिश्रा, शकुंतला मिश्रा पुनर्वास जो विद्यालय है बच्चे, ये कहाँ पर मिलेगा, लखनऊ में। तो कुल 2 आप देखेंगे दिव्यांग विश्वविद्यालय हैं, एक तो लखनऊ में है, दूसरा कहाँ पर है, चित्रकूट में। पर अगर पूछा जाए यूपी का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय, तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय माना जाता है जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, है ना। तो ये उत्तर प्रदेश का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय है, प्यारे बच्चे ध्यान रखना। क्या, उत्तर प्रदेश का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय है। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। और कितने दिव्यांग विश्वविद्यालय हैं, 2। अगले प्रश्न पे जब चर्चा करेंगे, उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ पर मिलता है, तो यूपी में कृषि के बाद जो सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है वो मिलता है हथकरघा और कुटीर उद्योगों में। उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले में कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर यूनिक चीज़ दिखाई देगी। तो यूनिक चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि हथकरघा और कुटीर उद्योग बहुत लोकप्रिय, जैसे बनारस में रेशम की साड़ियाँ हैं, अलीगढ़ के ताले हैं, कन्नौज में फूलों से निकाले गए इत्र हैं, है ना।
हर जिले की कुछ ना कुछ यूनिक आइडेंटिटी है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। भारत की पहली जूट मिल, ये पूछ रहा है कब स्थापित हुआ। देखो, भारत की जो पहली जूट मिल थी ना, इसकी स्थापना 1855 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता के रेशरा में। तो ये बता सकते हो कि कलकत्ता के रेशरा में भारत की पहली जूट मिल स्थापित हुई थी। इसी तरीके से भारत की पहली जो कपड़ा मिल है, इसकी स्थापना 1854 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। कहाँ पर? मुंबई में हुई थी, है ना। फिर बात करें भारत का पहला जो कागज़ मिल है, ये 1812 में स्थापित हुआ था। कहाँ पर? तो कलकत्ता के श्रीरामपुर में। कभी कभी श्रीरामपुर लिखते हैं, कभी कभी श्रीरामपुर लिख लेते हैं, है ना। ये देखोगे तो अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग मिलेगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चे। कागज़ मिल, जूट मिल और कपड़ा मिल। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो अनुसूचित जनजाति से रहित है? कौन सा जिला जहां अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं? देखो, सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं अनुसूचित जनजातियां कहां पर? तो ये सोनभद्र में पाई जाएंगी, है ना। सबसे ज़्यादा कहां पर? सोनभद्र में। सबसे कम कहां पर? बागपत में। तो सबसे ज़्यादा सोनभद्र, सबसे कम बागपत में। लेकिन दो ऐसे जिले हैं जहाँ पर कोई समुदाय नहीं है। कौन कौन से? अयोध्या और जालौन। तो क्या उत्तर होगा? अयोध्या और जालौन। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, अयोध्या और जालौन। आगे बढ़ते हैं। संकिसा मंदिर। संकिसा मंदिर अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? देखो, संकिसा मंदिर की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मिलेगा? फर्रुखाबाद में। तो संकिसा मंदिर आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? फर्रुखाबाद है। इसी तरीके से भृगु मंदिर कहाँ पर है? तो भृगु मंदिर आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो भृगु मंदिर आपको बलिया में मिलेगा बच्चे। महर्षि भृगु की जन्मस्थली बोलते हैं बलिया को। गोला गोकर्णनाथ मंदिर, जिसको कि छोटा काशी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा काशी कहते हैं गोला गोकर्णनाथ मंदिर को। ये कहाँ पर है? तो भगवान शिव को समर्पित ये जो मंदिर है लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में है। ये भी नोट करना, कहाँ पर स्थित है? लखीमपुर खीरी में। देवी पाटन मंदिर कहाँ पर है भाई? तो देवी पाटन मंदिर बलरामपुर में है, और बलरामपुर के तुलसीपुर में आपको ये जगह दिखाई देगी। देवी पाटन जो मंदिर है बलरामपुर के तुलसीपुर में आपको ये जगह दिखाई देगी। तो ये भी नोट करना, कहाँ पर है? तो बलरामपुर के तुलसीपुर में। ठीक है, याद रखना बच्चे। यहाँ पर जो बच्चे सो रहे हैं उनके लिए है कि सोने वाले समझ नहीं सकते कि जागने वालों का मसला क्या है। तो जो जाग रहे हैं ना भाई, वो ईमानदारी से लगे हुए हैं और उनके सपने थोड़े बड़े हैं। त्योहारों की समाप्ति के बाद एक बार फिर से ईमानदारी से वो लग गए हैं। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है ना बच्चे, तो सेशन को लाइक भी करते रहो, शेयर भी करते रहो, और अगर चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि लाइक और जो शेयर है ना वो मल्टीविटामिन की तरह काम करता है आपके अध्यापक के लिए, मोटिवेशन की तरह काम करता है कि हाँ बच्चे जो है वो पसंद कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला है उत्तर प्रदेश राज्य कृषि प्रबंध संस्थान यूपी में कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश राज्य कृषि प्रबंध संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मिलेगा? यह कहाँ पर मिलेगा? लखनऊ में। सिंपल सा प्रश्न है, उत्तर भी डायरेक्ट नोट कर लेना। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी क्षेत्र को क्या बोलते हैं भाई? तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी क्षेत्र कहलाता है भाबर एवं तराई क्षेत्र। क्या? भाबर एवं तराई क्षेत्र। मध्य के जो क्षेत्र को आप देखोगे तो मध्य का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं गंगा और यमुना का विशाल मैदान, मध्य का जो क्षेत्र है। और पहाड़ी और पठारी क्षेत्र ये कहाँ पर है? दक्षिणी जो क्षेत्र है ये मिलेगा पहाड़ी और पठारी क्षेत्र। तीन भौगोलिक जो वो में बांटते हैं, तो ये वही तीन भौगोलिक भाग हैं। उत्तर प्रदेश को तीन यहाँ पर बांटा जाता है। तो भाबर एवं तराई क्षेत्र मैदानी क्षेत्र, मध्य का जो विशाल मैदान है, और पहाड़ी और पठारी क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में पहला चलायमान ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो रिहंद बांध पर पहला आप देखेंगे चलायमान या फ्लोटिंग अगर देखा जाए तो ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ है ना। चलो, एक जिला एक उत्पाद में कुछ जिले दिए गए हैं और उनको चुनना है कि एक जिले के उत्पाद के तहत में कौन कौन से जिले हैं। अमरोहा ढोलक के लिए प्रसिद्ध है, तो ए का क्या हो जाएगा? 4। कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है, बी का क्या हो जाएगा? 3rd। जौनपुर ऊनी दरियों के लिए प्रसिद्ध है, तो सी का हो जाएगा 2nd। और सीतापुर दरियों के लिए प्रसिद्ध है, डी का हो जाएगा 1st। तो 4 3 2 1 जहां पर भी दिख रहा होगा यही आपका उत्तर होगा। 4 3 2 1 कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन संख्या बी में दिख रहा है। 4 3 2 1 क्या उत्तर होगा? ऑप्शन संख्या बी। अंतिम प्रश्न है ये, लेकिन यहाँ पर कुछ और देख लो, जैसे कि गौरा पत्थर शिल्प, ये कहाँ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है? तो महोबा का है बच्चे। सजर पत्थर शिल्प कहाँ का है? बांदा का है सजर पत्थर शिल्प। बांसुरी कहाँ की है? पीलीभीत की है बांसुरी। कहाँ की है? पीलीभीत की है बांसुरी, है ना। इसी तरीके से अगर बात करें मूज उत्पाद, प्रयागराज, अमेठी, सुल्तानपुर, 3 जिलों का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है? तो मूज उत्पाद है, चाहे वो प्रयागराज हो, अमेठी हो या फिर सुल्तानपुर हो। तो ये 3 जिलों का जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है ना, ये क्या है? तो मूज उत्पाद है। आगे बढ़ेंगे। काली मिट्टी की जो कलाकृतियाँ हैं ये कहाँ संबंधित है? आजमगढ़ से हैं।
या ब्लैक पॉटरी हम किसको बोलते हैं, आजमगढ़ को। और रेशम उत्पाद, ये वाराणसी की रेशमी जो साड़ियाँ हैं ना, ये बहुत क्या है, लोकप्रिय है। तो रेशम उत्पाद कहाँ पर मिलेगा, वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं बच्चे। उत्तर प्रदेश एवं देश में पहली नियमित जो दुग्ध संघ है, इसकी स्थापना वर्ष 1938 में कहाँ पर की गई थी, ये है आज का प्रश्न आपके लिए। कमेंट करके इसका उत्तर बताइएगा कि क्या जानते हैं इसके बारे में और कितना जानते हैं, है ना। तो बच्चे ध्यान दो कि उत्तर प्रदेश एवं देश में जो पहली नियमित संघ है ना, इसकी स्थापना 1938 में कहाँ पर की गई थी, नोएडा में, अलीगढ़ में, लखनऊ में या फिर बलिया में। कमेंट करके बताना, ये आज का प्रश्न है। ध्यान दीजिए भाई, उत्तर प्रदेश में इन दिनों उत्तर प्रदेश या उत्कर्ष परिवार होली हंगामा ऑफर लेकर के चल रहा है। होली हंगामा ऑफर में 90% तक के डिस्काउंट मिल रहे हैं। साथ में संभावना है कि आपको 100% का कैशबैक मिल जाए। पर ध्यान रखना कि ये जो कैशबैक है ना बच्चे, ये कैशबैक आपको कैसे मिलेगा, तो ये जो कैशबैक है वो आपको 5 से 7 दिनों में क्रेडिट हो जाएगा, अगर आप उन लकी विनर्स में रहें तब। अब देखो कुछ यहाँ पर बैचेज हैं, जैसे कि यूपी लेखपाल का संकल्प बैच है, तो इसको यहाँ पर देख सकते हो, ये इस कीमत पर उपलब्ध है। 22 मार्च तक ये ऑफर चल रहा है, 9 तारीख से शुरू हो चुका है। यूपी SSC VPO के कुछ टेस्ट सीरीज हैं जिनको कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से UPSI के भी टेस्ट सीरीज हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। या यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो टेस्ट सीरीज हैं, इनको ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का एक लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है, ये आप देख लेना। फिर बात करें तो संगम 2.0 बैच, जिसको कि मैंने पढ़ाया है, स्टैटिक GK है, साथ में यूपी स्पेशल का आप देखोगे तो यहाँ पर फ्री है, मिलेगा इसके साथ में यूपी स्पेशल बैच। तो ये भी बच्चे क्या कर सकते हैं, आप लोग परचेज कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर इसको देख सकते हैं। यूपी कांस्टेबल 2025 को लेकर के शौर्य बैच है, जो आपको इस कीमत पर उपलब्ध है ना। तो ये बच्चे होली हंगामा ऑफर है, 9 मार्च से शुरू हुआ है और 22 मार्च तक चलने वाला है। इसको भी आप लोग देखते रहिए। और क्लास अगर पसंद आई हो तो इस क्लास का क्या करिए, लाभ लीजिए। अपना ख्याल रखिए, मन लगा करके पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी की रात शुभ हो। जय हिंद।